नमस्कार मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जिनका वर्तमान में मीन राशि में गोचर चल रहा है, 29 मार्च 2025 को ही मीन राशि में उन्होंने प्रवेश किया था। आगामी 13 जुलाई 2025 को वो मीन राशि में मार्गी से वक्री होने वाले हैं और 28 नवंबर 2025 तक अनवरत उनका वक्री काल जारी रहेगा। 28 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। जब भी कोई ग्रह जिस राशि में जिसमें उसका गोचर चल रहा होता है, जैसे मीन राशि में उनका गोचर चल रहा है शनि का, जब वक्री काल की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो अपनी पिछली राशि अर्थात जो उनकी स्वयं की राशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का भी वो प्रभाव कहीं ना कहीं देंगे। और इसमें एक समस्या की बात क्या है, हालांकि कुछ और भी ज्यादा समस्याएं जिसके भी चर्चा आगे करेंगे। पहली समस्या तो यही है कि कुंभ राशि में राहु का मूवमेंट 18 मई 2025 से चल रहा है। अब जब शनि का प्रभाव इधर बढ़ेगा वक्री काल में, तो कुंभ राशि में वक्री काल के माध्यम से राहु के साथ उनका एक प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में पिशाच दोष या श्रापित दोष की श्रेणी में रखा गया, जो कतई शुभ नहीं होता। साथ ही मंगल जिनका सिंह राशि में गोचर चल रहा है, केतु के साथ अंगारक दोष बनाकर वो गोचर कर रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है। साथ ही 28 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और जब कन्या राशि में मंगल का प्रवेश होगा तो सीधा दृष्टि संबंध शनि के साथ बन जाएगा। तो ये तो और भी ज्यादा विस्फोटक कार्य स्थिति होगी। कुछ राशियों के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसका देश दुनिया पर बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ेगा। मित्रों, आज इस वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शनि के इस वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा 13 जुलाई से और 28 नवंबर 2025 के मध्य में, उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा कि इसका कैसे अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काल का कौन कौन सी सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। मित्रों, जो शुरुआत की 6 राशियां हैं उनकी जानकारी मैंने 2 पार्ट्स में दे दी। अगर आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि में से कोई एक राशि और आपने अभी तक अपना राशिफल नहीं देखा है शनि के वक्री काल से संबंधित, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 4th हाउस और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। 6ठे भाव में गोचर चल रहा है, पंचम भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है और लाभ स्थान में मंगल और केतु का अंगारक दोष बना हुआ है और शनि जो है आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति है आपके लिए। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चतुर्थेश होते हैं, पंचमेश होते हैं 6ठे भाव में, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता है। कहीं ना कहीं थोड़ा संतान को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं चिंतित थे आप पिछले दिनों। अब शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होते हुए जब उल्टा चलेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु शनिवत ही फल देते हैं। पंचम भाव में शनि का गोचर कंटक शनि के रूप में जाना जाता है। कोई बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे जब शनि की ढैया उतरती, चतुर्थ की ढैया जब उतरती है, तो बहुत ज्योतिषी या बहुत जानकार लोग होते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अब फला राशि को राहत मिलेगी। जैसे वृश्चिक राशि के जो जातक है जिनको 29 मार्च को शनि की चतुर्थ की ढैया उतरी थी और पंचम भाव में वर्तमान में उनका गोचर चल रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं अपने अनुभव को कि 29 मार्च के बाद से ढैया का प्रभाव तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आपके मानसिक तनाव खत्म नहीं हुआ। मानसिक तनाव में आपकी वृद्धि ही हुई होगी। तो ये आप अगर कोई देख रहा है तो अपने अनुभव से बताएं। तो पंचम की ओर बढ़ेंगे। संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है। जैसे कुछ ही बात को लेकर तनातनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति घर में बन सकती है, वाद विवाद, घर का माहौल खराब होना, ये सब स्थितियां बनेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब माफ कीजिएगा, जब वक्री काल होता है तो दृष्टि का भी प्रभाव बदलता है। तो कहीं ना कहीं नीच राशि पर भी दृष्टि एक प्रकार से प्रभाव बनेगा, सप्तम भाव पर, मेष राशि पर। तो वैवाहिक जीवन भी आपका प्रभावित होगा और बिजनेस में भी कुछ रुकावट आ सकती है। हालांकि जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए, उनको कुछ ये शनि जरूर वक्री काल में फायदा देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर, शनि का भी प्रभाव लाभ स्थान पर बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी चीज है। और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में भी आपको कहीं ना कहीं शनि थोड़ा बहुत लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये श्रापित दोष तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग कुछ ऐसी चीजों को भी सोच लेता है इस दौरान, इस योग में, जो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन कुछ समस्या वाले जो हमारे जीवन में जो घटनाक्रम होते हैं उसमें व्यक्ति का दिमाग इस तरीके का होना चाहिए कि कुछ हम ऐसा भी सोच लें जो
पॉजिटिव समय में हम नहीं सोच पाते। तो ऐसी चीजें आप इस दौरान सोच पाएंगे कि कोई समस्या आपकी थी, आने वाले समय में कैसे उसको टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ आपके लिए स्थितियां बनाएगा। और धन संबंधित कुछ चिंता आपकी बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी खर्च वगैरह मत कीजिएगा और सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि सेविंग भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा तो वो आपके लिए दिक्कत बढ़ा सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सावधानी बरतने का समय है। भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए श्रावण मास में, और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए हर शुक्रवार को। उनको खीर का प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, भोग लगाइए और गुलाब का पुष्प उनको अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के बारे में ही अभी मैं संदर्भ में बात कर रहा था कि 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया तो उतर गई, आपको राहत भी मिली होगी, लेकिन जैसे ही पंचम भाव में शनि आए तो इसको कंटक शनि के प्रभाव में, इसको जो पंचम भाव का जो शनि का गोचर होता है या बाई बर्थ हो, तो इसको ढैया के समान ही माना गया है। तो ये जो 2.5 साल का पीरियड होता है जब वो पंचम भाव में गोचर करते हैं, तो ये कोई बहुत उत्तम नहीं कह सकते, मतलब राहत मिलती है ढैया के खत्म होने से, लेकिन बहुत उत्तम इसको नहीं माना गया। मानसिक तनाव को बढ़ाता है, संतान उत्पत्ति में समस्या या संतान को लेकर चिंताओं को जन्म देता है, और रिलेशनशिप वगैरह में, अगर आप लव रिलेशनशिप वगैरह में है तो उसमें धोखा वगैरह देने का भी ये काम करता है। और यहां से अगर देखा जाए तो शनि चूंकि आपके 4th हाउस की ओर बढ़ेंगे, ढैया थोड़ा आपके प्रभाव आप आ जाएंगे ढैया के प्रभाव में, और राहु भी बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, या घर में जो महिलाएं हैं, आपकी वाइफ है या जो भी महिलाएं हैं घर में, उनके साथ आपके संबंध प्रभावित होंगे। जैसे छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, या ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके लिए अचानक चुनौतियां बढ़ जाएंगी, शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है और मानसिक तनाव बढ़ेगा, कार्यों में डिले हो सकता है लग्न पर दृष्टि पड़ने से। और 28 जुलाई के बाद से ज्यादा समस्या बढ़ेगी जब शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। लाभ स्थान में आपके मंगल आ जाएंगे, हालांकि कुछ लाभ होगा, लेकिन जो दिक्कतें होंगी वो मानसिक तनाव, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्रोध तो बहुत ही ज्यादा आपका बढ़ेगा। तो वो सब चीजों को लेकर आपको अवेयर रहना है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, इसका इस्तेमाल करके अपने गुस्से को काबू में करिएगा 28 जुलाई के बाद से। और श्रावण मास शुरू हो रहा है 10 जुलाई से, तो आप भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, बात करते हैं इस वीडियो में अंतिम राशि धनु राशि की। आपके लिए शनि की ढैया चल रही है, 4th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, 2nd हाउस और तीसरे हाउस के स्वामी बनते हैं, और 4th हाउस में गोचर चल रहा है। राहु का गोचर आपके लिए बहुत शानदार है, 3rd हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, और शनि अब वक्री काल में धीरे धीरे तीसरे भाव की तरफ चलेंगे, तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी। थोड़ी राहत ऐसे है कि शनि के ढैया का थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, थोड़े कार्य आपके बनने लगेंगे। हालांकि आपके अंदर कुछ ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो 3rd हाउस में वक्री काल के माध्यम से जब बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी बहुत उत्तम स्थिति। इसलिए देखिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इस समय पता नहीं क्या है कि कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं सौर मंडल में कि जब भी कोई स्थिति अच्छी होने लगती है, तुरंत ऐसे ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि फिर से स्थितियां डावाडोल होने लगती है, और जो ज्योतिषी लोग भी होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है कि वो बहुत अच्छी आपको प्रेडिक्शन दे पाए। जैसे शनि की ढैया, आपको मैं कह रहा हूं कि शनि की ढैया का प्रभाव खत्म होगा, वैसे ही 28 जुलाई को जो है शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन जाएगा। फिर से वहां से आपको घर में कुछ कलह की स्थिति, वाद विवाद बढ़ना, कार्यस्थल पर चुनौती बढ़ना, गुस्सा क्रोध बढ़ना, तो फिर से 28 जुलाई के बाद से स्थितियां थोड़ी सी समस्यादायी हो सकती है। लेकिन फिर भी ढैया का प्रभाव कुछ कम होगा, तो यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। पिता के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत बनाइएगा, नहीं तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, आपके काबू से बाहर हो सकता है। और लीगल मामलों को लेकर कुछ आपको जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन नई चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं। जब 28 जुलाई को मंगल के साथ सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, तो आप किसी लीगल मामले में भी फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों की
जानकारी भी आपको होना आवश्यक है। और चूंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, आपके राशि पर, 4th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, लग्न पर जब शनि की दृष्टि पड़ती तो डिले होता है काम। 3 दिन का काम 13 दिन में होता है। जब हम काम चाहेंगे तब नहीं होगा, काम होगा लेकिन जब हम चाहेंगे तब नहीं होगा। तो जब वो होता है तो उस समय ना हमें उतना उत्साह रह जाता है हमारे अंदर, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अधीर होने लगता है। तो वहीं पर व्यक्ति शॉर्टकट लेने का प्रयास करता है। तो आपको धनु राशि के जातकों को शॉर्टकट नहीं लेना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। ईश्वर की आराधना अपने करते रहिए, जो भी आपके आराध्य हैं आप उनकी पूजा उपासना कीजिए। वैसे तो आपको कहीं ना कहीं इस समय मैं यही सलाह दूंगा कि श्रावण का जो पूरा महीना है, श्रावण मास, उसमें भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा उपासना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप जो है जल में केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर उनका जलाभिषेक कीजिए केसर मिश्रित जल से, और पीला चंदन उनको अर्पित कीजिए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और हर प्रकार के अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, और पीला वस्त्र धारण किया कीजिए हर बृहस्पतिवार को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही मैं सलाह आपको दूंगा कि थोड़ा सा राहत भी है, लेकिन मंगल का जो गोचर अभी होने वाला है वो समस्याओं को बढ़ाएगा। तो ये उपाय जो बताएं इसको आप कीजिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बाकी की जो राशियां बची हुई हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, उनकी जानकारी लेकर मैं वीडियो के पार्ट 4 में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।